नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य, साथ में है फैज़ल रिजवी। जाहिर है जब फैज़ल साथ हों तो कोई ना कोई मुद्दा मसला ऐसा होता है जो मामला लीगल है टाइप होता है। रायपुर कोर्ट में बड़ी हलचल है। हलचल इसलिए है क्योंकि एक परिवाद पेश हुआ है। परिवाद आपराधिक परिवाद है और उसमें आरोपी के रूप में जिनका नाम दर्ज किया गया है वो एसीबी के डायरेक्टर हैं अमरेश मिश्रा। उसके अलावा एक एडिशनल एसपी हैं, एक डीएसपी हैं। क्या पूरा मसला है, क्या पूरी कहानी है, वही जानने समझने हाजिर हुआ हूँ। सर नमस्कार। क्या भूचाल ला दिए हो सर? नहीं, भूचाल नहीं है। देखिए, एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो हमारे संविधान है और उसमें आर्टिकल 21 जो है और उसमें फेयर ट्रायल, फेयर इन्वेस्टिगेशन एक मौलिक अधिकार है। और अगर आम इंसान को फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं मिल पाएगा, फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा तो कहाँ जाएगा? क्योंकि एक आम भारतीय की आस्था न्याय व्यवस्था पर है। और मेरा जहाँ तक ये सोच है कि आज तक जो प्रजातंत्र सफल है हमारे भारत देश में, उसका एक ही कारण है, वो है न्याय व्यवस्था। आम आदमी को न्याय पर बहुत विश्वास है, आस्था है। तो ये जो वंश, एक जो परिवार जो आप जो कह रहे हैं जी, ये उसी का एक अलार्म को बताना, उसके लिए परिवार पेश किया गया है कि मामला क्या है, क्या हो गया है? देखिए, जो डीएमएफ और कोल के मामले चल रहे हैं ईडी में, ईओडब्ल्यू में, इन मामलों में कई लोगों के 164 के बयान कराए गए। हुए थे। इसमें बहुत से लोगों, करीब मेरे ख्याल से 20-30 से ऊपर अधिक होगी संख्या, उनको अभी तक मतलब। उसमें एक आरोपी है जो कोल में आरोपी है, निखिल चंद्राकर। वो तो शायद धमतरी जेल में था। वो बेल आउट हो गई है। जिस समय वो धमतरी जेल में था, एक अन्य प्रकरण में, इसमें सब बेल आउट हो गई थी। उसका एक एप्लीकेशन लगाया गया 164 का स्टेटमेंट कराना है रायपुर कोर्ट में। रायपुर ने मतलब अप्रूवल का एप्लीकेशन लगाया गया था। उसी में बोला कि इसमें, उसी में कोर्ट ने आया कि पहले 164 का बयान कराएं। तो 164 का जो स्टेटमेंट होता है वो बोलते हैं, जैसे बोलचाल की भाषा में कलम बंद बयान, कि वो एक बंद कमरे में सिर्फ जज और टाइपिस्ट रहते हैं, उसमें उसका बयान जो होता है वो उसको बताया जाता है कि आपका ये जो स्टेटमेंट आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, कन्फेशनल स्टेटमेंट कहा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट उसका 16 और 17 तारीख को 2 स्टेटमेंट हुए हैं। 16 को हुआ है कोल से रिलेटेड, कोल के प्रकरण में 3/24 में, और 17 तारीख को हुआ है 2/24 में। ये हो गया था। इसके बाद जो सूर्यकांत एवं अन्य लोगों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, रनुजा हो, साहू, उनको सौम्य चौरसिया, सबको जो अंतरिम जमानत मिली थी, आपको याद होगा, उस अंतिम जमानत में ये पिटिशन लगाया गया कि अंतिम जमानत नहीं मिलना चाहिए। इसमें निखिल चंद्राकर का एक 164 का स्टेटमेंट, उसमें उसने सब बताया। वो स्टेटमेंट जो हुआ उसको वहां पेश किया गया, ओके, एज ए विथ एफिडेविट और साक्ष्य, अपना ये दस्तावेज सूची के साथ माननीय उच्चतम न्यायालय में। उसको सुनने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने वो पिटिशन को खारिज किया। मगर जब कॉपी हमको मिली, कुछ अवधि जो हमारे अधिवक्ता बंधु हैं उन्होंने देखा, उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित कराया कि साहब इसको पता करिए ये हुआ है कि नहीं हुआ। स्टेटमेंट मुझे जो शैली लग रही है, उन्होंने आके बताया मुझे कि जो शैली लग रही है, ये लगता नहीं कि ये 16 पेज का स्टेटमेंट एक दिन में हो जाएगा। और जो शैली है वो बोला कि वैसी ही शैली है, जिस जो तरीका लिखने का है जो है, वो ईओडब्ल्यू जो रिमांड पेपर जो देती है, रिमांड जो आरोपियों को रिमांड आता है, उसमें जुडिशियल रिमांड, कस्टोडियल रिमांड जो देती है, पूरा वही शैली का है, परफॉर्मा वैसा ही है बोले। तो एक शंका लग रही है। फिर हमने देखे फॉन्ट देखे, उसके फॉन्ट देखने के बाद एक हमारे अधिवक्ता बंधु हैं, उन्होंने 12/9 जो परिवादी है इसमें, 12/9/2025 को माननीय उच्च न्यायालय के जो सतर्कता विभाग है उसको उन्होंने लिखित शिकायत दी, और ये बताते हुए साहब कि फॉन्ट अलग दिख रहे हैं और ये जो है इसमें चेक किया जाए, सब किया जाए, और ये जो है कि जो बयान हुए हैं ये पूरे लग रहा है कि एसीबी से कार्यालय से टाइप होके आए हैं और पेन ड्राइव हुई से यहाँ इस्तेमाल हुई है, बयान नहीं हुआ है।
उन्होंने वो किया। उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई 30 सितंबर को कि जो ऐसी पुनरावृत्ति हो रही थी, तो उसकी शिकायत भी की गई यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज साहब को, और उसकी शायद जांच चल रही है। मगर ये जो फिर जब आया कि जब हमने जब इसको गौर किया, सब किया और सब चीज़ें पता चाहते की गई, सब हुआ, तो ये हम पुख्ता हो गए कि ये जो बयान है ये 164 का स्टेटमेंट नहीं है, ये साक्ष्य को, मिथ्या साक्ष्य को गढ़ा गया है। इस स्वरूप में आप ये कह रहे हैं कि पेन ड्राइव में एक बयान आया, वो बयान कोर्ट के कंप्यूटर में लगा रूम में, उस बयान के ही आधार पर उसमें दस्तखत करा लिया गया जी, कोई पृथक से बयान नहीं हुआ, जबकि बयान होना ज़रूरी है। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये पूरा एक विषय है जो कोर्ट को जब हमने परिवार लगाया, परिवार में पूरा कोर्ट जब समझेगा। मगर ये मेरे हिसाब से ऐसा होना, इन्वेस्टिगेशन को ऐसा तरह से करना, इन्वेस्टिगेशन फेयर होना चाहिए। जो आपको दिख रहा है, जो मिल रहा है, करिए, मगर साक्ष्य बनाना और उसको माननीय उच्चतम न्यायालय में पेश करना, ये जानते हुए कि ये साक्ष्य बनाया हुआ है, ये जो बयान है निखिल का नहीं है, ये जानकारी किसको थी? जिन्होंने पेश किया है वहाँ, कैसे भी जो अपना EOW का कार्यालय है, उनको सबको मालूम था कि ये बनाया हुआ बयान है। कैसा बना है, क्या हुआ बना है, तो वो उन्होंने जानते हुए पेश किया, इसलिए हमने परिवाद पेश किया। आपके इस परिवाद में सिर्फ विवेचना जो एजेंसी है ACB EOW उन्हीं का जिक्र है, या क्योंकि आप जो प्रक्रिया बता रहे हैं कि जिस तरीके से गड़बड़ हुआ, तब तो न्यायालय का कक्ष भी सवालियों के केंद्र में आ गया वो ना? न्यायालय, देखिए हमने जो परिवाद न्यायालय के सामने पेश किया है, वो न्यायालय देखेगा सो किसको और करना है, क्या करना है। मगर हमको जो दिख रहा है, जिन्होंने बनाया, जिन्होंने पेश किया, सबसे बड़ी चीज़ है कि जानते हुए अपराध कब बनेगा, ये जानते हुए कि ये मिथ्या साक्ष्य, गढ़ा हुआ साक्ष्य, बनाया हुआ साक्ष्य है, जो अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए जिन्होंने अपराध को पेश किया वहाँ पे, जानते हुए कि गढ़ा हुआ है, मिथ्या है साक्ष्य है, बनाया हुआ साक्ष्य है, उनका जो डेफिनेशन है जो BNS में, उसको देखते हुए हमने इसको पेश किया है एक परिवार को माननीय न्यायालय, विचारण न्यायालय में, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के। परिवाद को लेकर मेरी जानकारी गलत हो सकती है, थोड़ा उसको समझा दीजिएगा, दर्शकों को भी बेहतर समझ आएगा। परिवाद के 2 स्टेज होते हैं, एक होता है ग्राह्यता, ग्राह्यता पर देखता है कि इसको विचार करें ना करें, और फिर उसी दौरान भी नोटिस करता है, कई बार ग्राह्य कर लेता है और फिर नोटिस करता है। आज क्या स्टेटस? अभी देखिए जो BNSS जो आया है, CRPC जो चेंज होके, उसमें पहले 200 था, अब 223 हो गया है। अच्छा, है ना? इसमें ये चीज़ देख, जो प्रोवाइडेड में जो लिया हुआ है कि इसको ये कि संज्ञान लेने से पहले आरोपियों को भी बुलाया जाके सुना जाए, तो उसलिए न्यायालय ने सीधा इसमें आरोपियों को सम्मान से बुलाया है। आप इतने आश्वस्त, मतलब ये हालांकि शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए, पूछ रहा हूँ तो क्षमा, लेकिन आप इतने आश्वस्त कैसे हैं? अभी तो ये आरोप है ना सर, आप कह रहे हैं देखिए इसमें पेन ड्राइव से आया, इस तरीके की चीज़ें हैं, अकाट्य कहाँ है ये साहब? या अकाट्य है, आप अभी बोलना नहीं चाहते? बता रहा हूँ, अकाट्य है, हम बोलना नहीं चाह रहे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त आने में बताई जाएंगी, मगर जो फॉरेंसिक जो है, और आप मोबाइल में देखिए, जितने हमारे जांच एजेंसी मोबाइल से कहाँ तक पहुँच जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी चीज़ आ गई है, ये वरदान भी है, अभिशाप भी है जी। तो जो अगर ये कुछ करते हैं अगर, तो वो कहीं ना कहीं से वो चीज़ छोड़ जाएगी। एक शेर याद आ रहा है मुझे, गर चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। तो जिस कंप्यूटर में लगाया गया है, हमने आवेदन भी दे दिया गया है माननीय डीजे साहब को कि वो कंप्यूटर को सुरक्षित रखा जाए। आगे क्या कार्रवाई होनी? आज आपने परिवाद पेश किया, नोटिस इशू हो गया, अब क्या आगे? अब वो आएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, कोर्ट देखेगा कि इसमें इसको रजिस्टर करना है, संज्ञान लेने से पहले उनको सुनेगा, अब फिर रजिस्टर करेगा, फिर आगे कार्रवाई होगी। तो फिर इसका जो कोल या इस तरीके के केसेस में जो उपयोग हुआ, या आपके आरोपों को सही मान लूं तो शब्द है दुरुपयोग हुआ, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? साहब, जब कानून जो है, पूरा जो प्रकरण जो रहता है, वो आपने कोर्ट के सामने आप सच हाथों से आए या नहीं आए, पूरा इस पर डिपेंड होता है। पूरा का पूरा कानून जो इंटेंशन पर है कि, और ये माना जाता है, कई ऐसे साइड हैं कि अगर एक ट्यूटर्ड है
एक बनाया हुआ ट्यूटर है तो माना जाएगा कि सभी बनाए हुए हैं। ये कानून बोलता है, ये कानून की मंशा है। अगर एक चीज़ गलत है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि सब चीज़ गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, थैंक यू। तो ये थे फैज़ल, और जो कुछ उन्होंने बताया उसका अदालत से कोई भूमिका नहीं बनती। फिर भी संक्षेप में कथा ये है कि आबकारी या अन्य कई बड़े घोटालों की जांच ACB EOW कर रही है। एलिगेशन ये है कि कुछ ऐसे 164 यानी कलमबंद बयान ऐसे हुए जो बयान कलमबंद बयान कोर्ट में दिए जाते हैं, कोर्ट परिसर में। कोर्ट में जब ये बयान होते हैं उस समय अपेक्षा यही होती है कि जज होंगे, टाइपिस्ट होगा, कथित आरोपी मुलजिम होगा जो बयान देगा। तो 2-3 चीज़ें इसमें प्रश्नांकित हुई जिसके कारण शायद ये उद्भूत हो गया। पहला ये कि अंदाज ये लगाइए कि कोई व्यक्ति खड़ा हो कोर्ट के सामने 16 पन्ने का बयान एक दिन में भला कैसे देगा। दूसरी बात, जो बयान 16 पन्ने के हैं वो क्रमशः 2 हैं, एक 16 पन्ने का है, एक 9 पन्ने 8 पन्ने का। दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट हैं। जो फॉन्ट है वो फॉन्ट कोर्ट के सिस्टम में उपलब्ध ही नहीं है, अंतर है। इस तरीके की कई और चीज़ें जैसा कि फैज़ल बता रहे हैं, कुछ और अकाट्य तथ्य हैं जिसे जाहिर है वो अभी सार्वजनिक नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए, कोर्ट का मसला है। तो शायद ये पहली बार है कि बड़े घोटालों की जांच कर रही एजेंसी इस कदर प्रश्नांकित हो गई हो कि उसी पर आरोप लग रहा है कि आप फंसाने के लिए झूठे साक्ष्य गढ़ रहे हैं, साक्ष्य ला रहे हैं, गवाह ला रहे हैं और बयान भी दे रहे हैं कि ये बयान को इंद्रास कर दिया जाए। इस बारे में सीधी उन्होंने जवाब नहीं दिया है, लेकिन प्रश्न हाँ ये है कि जब ये कोर्ट में हुआ तो जिस भी कोर्ट में हुआ आखिरकार उस कोर्ट की पवित्रता और शुचिता का क्या होगा। शायद आने वाले समय में इसका जवाब मिले, क्योंकि जांच हाई कोर्ट का विजिलेंस भी कर रहा है जैसा कि फैज़ल बता रहे थे। तो फिर कोई नई सूचना होगी, फिर कोई नई जानकारी होगी, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए प्रणाम।